मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, ये टोटल 4 अटैम्प्ट्स हुई हैं इस सब्जेक्ट को ऐड हुए हुए, ठीक है जी। और ये इसकी 5th अटैम्प्ट होगी और ओवर द पीरियड इसमें को 3 दफ़ा चेंज भी आ चुका है, ठीक है जी। पहली अटैम्प्ट में जो है वो सिलेबस क्लियर नहीं था, उसको क्लियर किया गया, चीज़ें उसमें ऐड की गई। दूसरी अटैम्प्ट में फर्दर चीज़ें ऐड की गई, तीसरे अटैम्प्ट में चीज़ें निकाल दी गई, चौथी अटैम्प्ट में काफ़ी सारी चीज़ें निकाल दी गई, ठीक है जी। तो लास्ट अटैम्प्ट में ICAP ने एक अच्छा खासा चंक कोर्स का रिमूव कर दिया इस सब्जेक्ट में से, क्योंकि वो कोर्स का ऐसा चंक था कि उससे लग रहा था कि एक पेपर नहीं है बल्कि 3 पेपर हैं, ठीक है जी। क्योंकि इसके अंदर पूरा BM का पेपर भी शामिल है, ठीक है जी। नंबर 2, इसके अंदर जो है वो पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर भी शामिल है और इसके अंदर बैंक स्टैट्स का पेपर भी एक टुकड़ा शामिल था, ठीक है जी। उसके अंदर जो है वो हिपोथेसिस और सैम्पलिंग वगैरह शामिल था, वो हमने हाथ पैर जोड़ के हटवाया। हमने कहा यार इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे, तो ये इसमें से एटलीस्ट हटा दें, तो वो इसमें से हट गया। अच्छा, अब फिर हुआ क्या कि जब कोर्स एक्सट्रीमली लेंथी था ना, तो उसमें फ़ायदा ही होता था, पेपर आसान आ जाता था। बस सही है, बेहतर है, बेहतर, पेपर आसान आ जाता था, पेपर आसान आ जाता था, लोग पास भी हो जाते थे, ठीक है जी। अब जब इन्होंने कोर्स किया थोड़ा सा कम, तो लास्ट टाइम में उसने अच्छा पेपर पूछा और उसने एक इंडिकेशन दी कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है जी, तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है जी। तो उसने ये इंडिकेशन भी दी और इसमें देखो कोई ऐसी बात भी नहीं है। मेरे हिसाब से पिछली 3 अटैम्प्ट्स का जो पेपर की क्वालिटी थी ना, वो ICAP वाली नहीं थी यार। लास्ट अटैम्प्ट में पता चला जी ICAP ने एक अच्छा पेपर सेट किया, जिसमें कंटेंट बहुत अच्छा था, जिसमें चीज़ें बहुत उसने ज़बरदस्त तरीके से पूछी थी, जिसके अंदर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे वो भी अच्छे थे, ठीक है जी। और जो थ्योरी के क्वेश्चन पूछे वो भी उसने बहुत अच्छे तरीके से ड्राफ्ट किए थे, अच्छे ऐसे सवाल पूछे जिससे ऑलमोस्ट कोर्स का कोई 70-75% हिस्सा कवर हुआ पेपर के अंदर। तो इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई बंदा जो है वो लास्ट 2-3 अटैम्प्ट से MFA के पेपर दे रहा है और नहीं निकल रहा, तो मैं उसको एक बुरी न्यूज़ ये दे रहा हूँ कि इस दफ़ा का पेपर शायद उससे भी मुश्किल आए, ठीक है जी। अच्छा देखें, शायद हमारा सबसे मेच्योर्ड सब्जेक्ट ना प्रीमियम लेक्चर्स के हिसाब से MFA है। हमने उसके लास्ट टाइम 100% जो है ना प्रीमियम लेक्चर्स कवर कर लिए थे, लेकिन लास्ट टाइम का पेपर देखने के बाद अब मुझे लगता है कि मुझे उसमें से एक मेजर चंक रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है जी, और उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे करवाना पड़ेगा, कुछ चीज़ें उसमें डालनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनाब हमारे इस, अच्छा ये मैं अपने बारे में नहीं बता रहा, ठीक है जी, मैं कहाँ कहाँ गया, फिर मैं पैदा हुआ, फिर मैं बड़ा हुआ, ठीक है जी। मैं KPMG में था, KPMG से मैंने फिर CA क्वालिफाई किया, UBL किया, UBL से आरिफ हबीब आया, आरिफ हबीब से PKIC गया, PKIC से मैं अगर कश्मीर भी चला जाता, यकीन करो आपके MFA के पेपर पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है ना, वो वैसे ही आता जैसे आना उसमें, ठीक है। हाँ, ये मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि सर मेरे पास जो MFA आप पढ़ने जा रहे हो ना, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, ठीक है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इस सब्जेक्ट को इस तरह पढ़ाएगा जैसे इसकी मैथ्स आपको सिखा देगा, लेकिन इसकी जो एसेंस है वो आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है जी। तो मैं कोशिश करूँगा कि, अच्छा एंड में ये होता है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपने ये लेक्चर पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये तो एग्ज़ाम के लिए, ये तो स्टडी टेक्स्ट में है ही नहीं। तो मैं उनको कहता हूँ बेटा अगर ये नहीं पढ़ोगे तो आखिरी की चीज़ समझ में नहीं आएगी तुम, ठीक है ना। तो मेरे साथ थोड़ा सा इशू ये रहेगा कि किताब के अंदर अगर 4 चीज़ें मैं 6 पढ़ाऊँगा, ठीक है जी। उसका रीज़न है, उसका देखो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ इस अटैम्प्ट में, जिस तरह वैक का उसने सवाल पूछा था, मेरा नहीं ख्याल है कि मतलब अगर किसी ने उसको तरीके से पढ़ा इस सब्जेक्ट को वो जवाब दे पाया हो और बाकी लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। उसने ट्रेडिशन से काफ़ी हट के वैक का सवाल पूछा। सोचना आता होगा तो आप कर पाएंगे। मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि मैं आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सोचने का तरीका सिखाऊंगा, ठीक है जी। और अगर आपने ये पिक कर लिया ना, तो ये शायद पूरे कैफ का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एट द सेम टाइम लेंदी सब्जेक्ट है, एट द सेम टाइम मैं सेफली कह सकता हूँ कि अगर कोई बंदा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ कनेक्टेड है, पैसा कमाने की चीज़ें उसको फैसिनेट करती हैं, तो ऑनेस्टली ये वो सब्जेक्ट है जो आराम से पास हो जाएगा अगर आप नंबर्स के साथ अच्छे हो। आपको जो है वो फॉरेक्स है, इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट है, इसमें स्टॉक मार्केट कैसे चलती है, बॉन्ड्स मार्केट कैसे चलती है, मनी मार्केट कैसे चलती है, ठीक है जी। पाकिस्तान में जो है वो इन्फ्लेशन रेट जो है वो किस तरीके से असर डालता है इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर सीखो। बड़ा ज़बरदस्त जो है वो सब्जेक्ट है, अच्छा खासा इकोनॉमिक्स भी आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। सर
पेपर के बारे में, ये एक ऐसा पेपर है जो 3 पेपर की सीरीज़ है ना, ये उसका पहला पार्ट है। आप अभी पढ़ोगे MFA, इसका एडवांस वर्जन पढ़ोगे BFD, उसका एडवांस वर्जन पढ़ोगे MSA2 मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट 2। ठीक है जी, तो ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। ठीक है जी, MFA में BM भी है, गौर से सुनना, और BFD भी है। BFD के पेपर में खाली BFD है, और MSA के पेपर में भी BM भी है, यानी थ्योरी का पार्ट भी है और प्रैक्टिकल पार्ट भी है। तो ये याद रखिएगा, ये एक टेक्निकली एक ऐसा पेपर है कि इसका एडवांस वर्जन आपने आखिरी पेपर जो क्वालिफिकेशन का लास्ट पेपर है वो भी आपने इसी तर्ज पे देना है। ठीक है जी, तो इससे ज़रा फेमिलियर हो जाएं। ठीक है जी, अच्छा जी, फिर आपको जो नंबर से प्यार होना चाहिए। ठीक है जी भाई, अब सही आ रही है यार? देखो वीडियो जिसके पास थोड़ा सा इंटरनेट का इशू होगा ना, वो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। कॉस्ट इससे फर्स्ट पेपर नहीं था सर, चलो उस पर बात करते हैं। अच्छा जी, हमारे कोर्स में तीन एरियाज हैं। हाँ, सबसे पहला एरिया जी थ्योरी का। ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं मैनेजेरियल एनालिसिस। ठीक है जी, इसमें 30 से 40 नंबर का जो है वो टुकड़ा है। ठीक है जी, 30 से 40 नंबर है इसमें। अगर एवरेज होगा तो भी चल जाएगा। सर हमारे पास मैनेजेरियल एनालिसिस में 3 चीज़ें हैं सर, बस। इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस और एथिकल डिसीजन मेकिंग। एक सवाल इसमें से आएगा, एक सवाल इसमें से आएगा, 2 सवाल इसमें से आएंगे। ठीक है जी, अब ये है क्या, ये डिटेल में जैसे जैसे हम चीज़ें कवर करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि इस सब्जेक्ट में है क्या। लेकिन ये 3 एरियाज हैं, एथिकल डिसीजन मेकिंग, एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस। ठीक है जी, सर टोटल थ्योरी के चैप्टर्स कितने? टोटल 100 पेजेस की टोटल थ्योरी है किताब के अंदर। ठीक है जी, बस कुछ भी नहीं। और लेक्चर्स में मैं आपको बताऊं, थ्योरी के टोटल लेक्चर शायद 20-22 घंटे के हों, बस। क्योंकि मतलब माशाल्लाह बड़े लोग हैं, इनको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत छोटी सी लगती हैं, बस हैं। तो कुछ चीज़ें शायद फील भी नहीं होती हैं। हाँ जी, बड़े हम आगे दोस्त, अल्लाह माफ़ करे। चलो जी, इसकी आती है सर, थ्योरी आती है तकरीबन 35 नंबर की, 32 से 35 नंबर की थ्योरी होती है। और सर थ्योरी क्या रटे वाली थ्योरी है। आज मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ भी दे रहा हूँ, बुरी न्यूज़ भी दे रहा हूँ। इसकी पूरी थ्योरी में 1 नंबर भी रट्टे वाला नहीं आता। इसकी पूरी थ्योरी में केसेस आते हैं, केसेस आते हैं। एक केस स्टडी होगी, कंपनी की एग्जांपल दी होगी और तुम्हें उस पर जवाब देना होगा। ठीक है जी, और उस केस स्टडी के लिए आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं। इस पूरी थ्योरी में जो बंदा रट्टा मारेगा, मैं आपको आज बता दूं, किसी काम नहीं आएगा। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि फेल हो जाएगा, लेकिन वो किसी काम नहीं आएगा। क्योंकि पेपर का सवाल 5 चैप्टर्स पे 1 क्वेश्चन आएगा, 5 चैप्टर्स पे 1 सवाल आएगा बन के। ठीक है जी, आप उस 5 चैप्टर्स को रीड करें अच्छे से, और जितने ज़्यादा केसेस सॉल्व कर सकते हैं उतने ज़्यादा केसेस सॉल्व करें। ये जो 4 सवाल मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसके लिए आपको तकरीबन कोई 22 के करीब कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, बस 22 टाइप ऑफ केस स्टडीज़ आपने देखनी है। ठीक है जी, क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर मैं मतलब काफ़ी डिटेल में चीज़ें बनाई हैं। तो याद रखिएगा, जो बंदा इसका रट्टा मारने जाएगा, ये रट्टे वाला सब्जेक्ट नहीं है। मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि लॉ की लैंग्वेज होनी चाहिए, नहीं भाई, प्लेन इंग्लिश में लिखना है आपने। मिसाल के तौर पर आपके पास एक छोटा सा वो है हिस्सा है पेस्टल के नाम से। किस नाम से? पेस्टल। पेस्टल एक मॉडल है। ठीक है जी, पेस्टल का मतलब है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ठीक है जी, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट इन विच बिजनेस इज ऑपरेटिंग। मैं मिसाल के तौर पर सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में टीचिंग कर रहा हूँ सर, तो मेरा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आप सबको पता है कि क्या हाल चल रहा है इस वक्त मुल्क का। ठीक है जी, इकोनॉमिक सिनेरियो आपको पता है जी, 45% की इन्फ्लेशन चल रही है जी। सोशल
सर जितना इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो है वो पोलराइज्ड है हमारी पूरी सोसाइटी, 2-3 लोग एक जगह बैठे होंगे तो 3 में से शायद 2 का ओपिनियन एक जैसा हो, लेकिन एक का ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है जी। और ये भी हो सकता है कि तीनों के ओपिनियन डिफरेंट हो, ठीक है जी। तो सर टेक्नोलॉजी, सर यहाँ जो टेक्नोलॉजी पे काम करता है सर उसको उठा लिया जाता है, ठीक है, ये मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है जी। और तड़ियाँ भी लगाई जाती हैं कि जी कीबोर्ड वॉरियर्स को जो है वो हम फड़ेंगे जी। अच्छा जी, फिर सर हमारे पास इकोलॉजिकल यानी सोसाइटी के अंदर सर जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज है हमारे, हमको काम ऐसा काम तो नहीं करें पोल्यूशन जनरेट हो रही है, ठीक है जी, हमारा ह्यूमन कैपिटल ख़राब हो रहा है। सर हमारे पास ये लीगल एस्पेक्ट, कानून क्या क्या अप्लाई, यानी ये 5 चैप्टर्स हैं, इसमें से आना एक सवाल और वो आपको कहेगा कि जी ये बिज़नेस है, बताएं इसका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, बताएं इसका जी सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, बताएं जी इसका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है। तो पूरे चैप्टर में से आपने 2-2 लाइनें लिखनी है, पूरे चैप्टर में से आपने 2 लाइन लिखनी है, और उस 2 लाइन को लिखने के लिए आपको पूरा चैप्टर समझना है खाली। आज आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जो बंदा रट्टा मारेगा वो अपना टाइम वेस्ट करेगा, फजूल है। इससे लाख दर्जे बेहतर है कि आप थॉरली इसके कॉन्सेप्ट को समझें, दिमाग में बिठाएं और देन फिर आप उठाएं केस स्टडी, आप उस पर अप्लाई करें। जो मैंने पढ़ा मैं लिख पा रहा हूँ नहीं लिख पा रहा हूँ, तो सर मैं आपको केस स्टडी सॉल्व करने का तरीका भी सिखाऊंगा, जनरल मेथड भी सिखाऊंगा कि आम तौर पे केस स्टडी कैसे सॉल्व होगी, या ये 5 पॉइंट तो हर केस स्टडी में आ जाएंगे, बाकी आपने जो है वो डाटा से, सवाल से डाटा निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक अजीब बात और देखिए, मैं आपको एक सवाल देता हूँ जी कि पाकिस्तान में एक बंदे ने बिज़नेस शुरू किया है, वो सर जो पहाड़ों पे चढ़ने वाले जूते हैं वो ये बना रहा है, और सर वो जाके नॉर्दर्न एरियाज़ में बिज़नेस सेटअप करेगा। नॉर्दर्न एरियाज़ में सर उसको टैक्स इंसेंटिव्स मिल रहे हैं कि आप आके इधर फैक्ट्री लगाएं तो आपको जी हम जो है वो 3 साल कोई आपसे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। सर उधर बिजली का मसला नहीं है, उधर पानी का मसला नहीं है, ठीक है जी, गवर्नमेंट भी सपोर्टिव है, वहाँ के लोग जो है ना वो इस किस्म की चीज़ें बाय करने के लिए, ख़रीदने के लिए तरस रहे हैं, मर रहे हैं। सर वहाँ जो है वो ठीक ठाक जो है वो आबादी है जो, सर ये पूरा डाटा मैं आपको दे दूँ और आपसे कहूँ जी इस पर पेस्टल एनालिसिस करें, आसान है। क्यों? आपको उसी सेट ऑफ डाटा में से चीज़ें निकालनी है, ठीक है जी। लेकिन सर बाज़ औक़ात सवाल ऐसा आता है, वो 2 लाइनें लिखता है कि एक बंदा नॉर्दर्न एरियाज़ में पहाड़ी जूते बना रहा है, आप उसका पेस्टल एनालिसिस करें। अब बताओ जी, उसने 2 बातें लिख दी खाली, जूते का बिजनेस है और नॉर्दर्न एरियाज में बना। अब बताओ क्या लिखें इसके अंदर जी? फिर आप लिखना शुरू करोगे कि जी कंसिडर के कोई टैक्स इंसेंटिव है या नहीं, कंसिडर के गवर्नमेंट सपोर्टिव है या नहीं, कंसिडर के वहाँ के सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, वो ये प्रोडक्ट खरीदने में कोई कबात तो फील नहीं करेंगे, कंसिडर करें कि कोई ऐसा लॉ तो नहीं है जो हमें फलां काम करने से मना करे। अब सारे सेंटेंस कैसे शुरू हो रहे होंगे? कंसिडर। अब मुझे बताएं सर ये सवाल मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा? आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आप उससे डाटा एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है जी। तो दुआ करें कि आपके पास सवाल है बड़ा, ताकि उससे डाटा निकालना आसान हो। जब वो एक इतना 3 लाइनों का सवाल देता है ना, जान वहां जाती है फिर इंसान की। वो होता है एक ओपन एंड क्वेश्चन, कुछ भी लिख दे भाई तू, ठीक है जी। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, इसकी थ्योरी का रट्टा नहीं लगाना, ठीक है जी। अच्छा, जब रट्टा नहीं लगाना ना, आज मैं आपको बता रहा हूं हमने क्या करना है, कैसे थ्योरी कवर करनी है। थ्योरी पढ़नी है, कॉन्सेप्ट समझना है, केस स्टडी सॉल्व करनी है। थ्योरी पढ़नी है, कॉन्सेप्ट समझना है और केस स्टडी सॉल्व करनी है। आप यकीन करें, इसके बावजूद आखिरी दिन तक एक बच्चा बोलेगा ये शॉर्ट कैसे कवर करना है। बेटा थ्योरी पढ़नी है, समझनी है, केस स्टडी सॉल्व करना है। अच्छा वो पढ़ ली, समझ ली, अब करना क्या है? बेटा केस स्टडी सॉल्व करनी है। सर वो केस स्टडी पढ़ रहा हूँ तो मेरे को तो समझ आ रहा है, लिखना है बेटा, लिखना है इसको। सर वो लिखना कैसे? बेटा वही तो पूरा सेशन पढ़ाया था। अच्छा मतलब कुछ भी कर दें बस लिखना है? नहीं, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, आपने पूरा टाइम ड्राफ्टिंग पे लगाना है। आपने पूरा टाइम ड्राफ्टिंग पे लगाना है, आपने चीज़ें लिखनी है। मैं आपको इसलिए बात बोल रहा हूँ कि 12 दफ़ा ये डिस्कस हुआ कि इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर थोड़ी सी थ्योरी डाली जाए, थोड़ा सा रिप्रोडक्शन वाला मटेरियल रख। नहीं, उन्होंने कहा नहीं भाई, पेपर का नाम ही क्या है? मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। तो एनालिसिस पूछेंगे ना भाई, आपको सिचुएशन देंगे, आपने एनालाइज करना है। ये थोड़ी कोई तुम्हारे पास रिप्रोडक्शन वाला पेपर है। यार आपने एक चीज़ याद की, अच्छा जी बताएं वो 5 कंपोनेंट्स बताएं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के 5 कंपोनेंट्स क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। तो केस स्टडी सॉल्व करनी आज मैं आपको बता दूं। चले मैं आपको एक और बात बता रहा हूं। अगर आपने इस पर्टिकुलर एरिया में से
कोई 40-42 केस स्टडीज ढंग की सॉल्व कर ली पूरे कोर्स में खुद से। टीचर ने केस स्टडी दी, घर गए, खुद से सॉल्व किया, फिर उसकी वीडियो देखी कि इसके अंदर टीचर ने क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है। याद रखना, थ्योरी की केस स्टडी में मेरा आपका जवाब शायद 20% मैच करे, लेकिन आपका जवाब भी सही होगा, मेरा जवाब भी सही होगा। ठीक है जी। तो सर ऐसा क्यों? क्योंकि एक ओपन क्वेश्चन के अंदर आपके पास भी लिखने का स्कोप होता है। मैंने मिसाल के तौर पर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, एक मुल्क का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, मैंने उसमें सर लिखा कि जी टैक्स इंसेंटिव मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। आपने लिखा कि गवर्नमेंट स्टेबल है या नहीं है। आपने लिखा मुल्क में अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ या नहीं बना हुआ। ठीक है जी। आपने लिखा जनाब कि कहीं मुल्क के अंदर जो है वो नेशनलिस्ट तो नहीं है। ठीक है जी। नेशनलिस्ट जो है वो मुल्क के अंदर ज़मीन खरीदने नहीं देते किसी फॉरेन कंपनी को। ठीक है जी। तो मैंने उसमें 2 पॉइंट लिखे, आपने कोई और 2 पॉइंट लिख दिए, लेकिन दोनों का जवाब बिल्कुल सही है। तो सर वो सारे पॉइंट नहीं लिखने हैं, नहीं भाई, 10 नंबर का सवाल है, 10 पॉइंट लिखने, मैक्सिमम 12 लिख लोगे, 27-28 पॉइंट लिखने की जगह होगी अगर पढ़ा हुआ है तो। अदरवाइज तो फिर आपको पता है आप कुछ भी लिख दोगे। तो केसेस आपने सॉल्व करने हैं, थ्योरी को ढंग से पढ़ना है। मैं फिर रिपीट कर दूं, क्लासेस जो है वो या थ्योरी का पढ़ना शायद मेरे ख्याल में 20% है, 80% उसकी एप्लीकेशन आपने करनी है। ठीक है जी। उल्टा अगर करोगे, कि मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सिलेबस के एक एक नुक्ते के चेंज होने में मैं इन्वॉल्व रहा हूं। ठीक, और भी मेरे साथ लोग इन्वॉल्व रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा हूँ इसके एक एक सब्जेक्ट, एक एक नुक्ते पे मैं जब ये चेंज हो रहा है सिलेबस, तो आई कैप हमसे कंसल्ट करता रहा है। ठीक है जी। तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि यार इस सब्जेक्ट में एसेंस क्या है। इस सब्जेक्ट का हरगिज़ एसेंस ये नहीं है कि आपने उठा के इसके रट्टे मारने, आपने पॉइंट जहन में रखने, आपने चीज़ें पढ़नी है, की पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखने कि अच्छा यार अगर पॉलिटिकल पे आ गया तो मैंने गवर्नमेंट स्टेबिलिटी पे बात करनी है, मैंने टैक्स सिस्टम पे बात करना है, मैंने इन्वायरमेंटल पॉलिसी, व्हाट इज मींट बाय इन्वायरमेंटल पॉलिसी? इन्वायरमेंटल पॉलिसी होती है कि जो गैस, पानी, बिजली है, ये प्रायोरिटी पे किसको दी जाएगी, हाउस होल्ड्स को या इंडस्ट्रीज़ को। इंडस्ट्रीज़ में भी किसको दी जाएंगी, वो जो लग्जरी में आती हैं या वो जो नेसेसरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये सारी चीज़ें जानना क्यों ज़रूरी है? आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी बिजली में प्रायोरिटी आपको दी जाएगी, आपने सारी मशीनें लेनी जो बिजली से चलती हैं। बाद में आपको पता चला जी एक किसी और की हुकूमत आ गई, एक और जो है वो चीफ़ आ गया, एक और बंदा आ गया, 3-3 साल पे तो चेंज होते हैं हमारे यहाँ वज़ीर आज़म। ठीक है जी। तो नए वज़ीर आज़म साहब जो आए, जो वज़ीर आज़म और सदर भी हो, सब कुछ हो, ठीक है, नया आ गया, उसने कहा जी ठीक है भाई, मैं तो अवाम का जो है वो बंदा हूँ, मैं तो जी अवाम को बिजली दूंगा, बंद करो जी इंडस्ट्रीज़ को बिजली। अब आपके पास मजबूरी हो गई जी, आपने अब क्या करना है, पेट्रोल और डीजल पे चलाना है सर इंडस्ट्री को। तो आपकी मशीन तो पेट्रोल और डीजल वाली है ही नहीं, आपने तो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिया था जी बिजली वाली मशीन लेने के लिए। तो ये याद रखो मेरे बच्चों, आपने जो चैप्टर्स पढ़ने हैं दिमाग लगा के पढ़ना है, फिर उसके बाद उसको क्या करना है, केस स्टडीज़ पे अप्लाई करना। चलो मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैंने सर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, मिसाल के तौर पर ये पेन है, इसकी मार्केटिंग में फोकस किस पे होना चाहिए? मैं शाहरुख खान के हाथ में पेन दे दूँ, इस तरह की मार्केटिंग करूँ, या मैं इस पेन के फीचर्स बताऊँ? नया पेन है, इस तरह का पेन आज तक पाकिस्तान में नहीं आया, फीचर्स बताएं। इसका मतलब है इंट्रोडक्टरी स्टेज के ऊपर आप मार्केटिंग करते हुए इसकी ब्रांड बिल्डिंग नहीं करते हैं, इसके की फीचर्स कस्टमर को पढ़ाते हैं आप। फिर सर ये कस्टमर को समझ आ जाता है, कस्टमर खरीदना शुरू कर देता है, अब कंपैटर आ गया मार्केट में, अब आपने ब्रांड की जो है वो इन्फोर्समेंट करनी है। ठीक है जी। अब आपने ब्रांड बनाना है ताकि दूसरों से अलग नजर आओ आप, ऐसा। तो आपको पता होना चाहिए जी इंट्रोडक्शन स्टेज पे मार्केटिंग का फोकस किस पे होना चाहिए, बाद के स्टेजेस पे मार्केटिंग का फोकस किस पे होना चाहिए। तो आपसे जो सवाल वो पूछेगा आपने जवाब ऐसे देना है। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं सर, हमारे अब्बा हुजूर जो है वो टेलीविजन सेट, सर वो मोटे वाले टेलीविजन सेट होते हैं ना, वो बेचते हैं, हम वो बनाते हैं, हमारी कंपनी सर ज़माने से वो बनाते हुए आ रही माशाल्लाह। अब हमें किस चीज़ का ऐड देना चाहिए सर? अब हमें ऐड ये देना चाहिए कि एक लें एक फ्री में लेके जाएं। ठीक है जी। क्योंकि वो क्या है सर, डिक्लाइनिंग स्टेज के ऊपर है, कौन पागल का बच्चा खरीदेगा वो। तो सर मार्केटिंग का फोकस जब डिक्लाइनिंग प्रोडक्ट होता है उसमें किस चीज़ के ऊपर होता है कि बेचो भाई, ख़त्म करो, आइंदा नहीं बनाएंगे, लेकिन जो बन चुका है उसको क्या करो। अच्छा मुझे एक बात बताएं सर, ये एक आईफोन है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है जी। आईफोन आता है बड़ी प्राइस पे आता है, बाद में प्राइस छोटी कर देता है, या पहले छोटी प्राइस पे घुसता है और बाद में प्राइस को बड़ा करता है? ऐसा क्यों, बड़ी प्राइस पे क्यों आता है? सर इसकी लाइफ बहुत छोटी होती है, टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स की लाइफ बहुत छोटी होती है। वो पहले आके कस्टमर नहीं बनाता है,
वो पहले आता है कहता है जी ये है भारी फ़ोन भाई आईफोन 15 जी, एक गुर्दा और एक आंख बेच के मैं आपको मिलेगा, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो बड़े नेटवर्थ वाले लोग होते हैं वो इसको खरीद लेते हैं, फिर वो नीचे लोअर मार्केट्स में आता है। लेकिन इसके 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 बरक्स आप उठाएं सर, एक ऐसी प्रोडक्ट जो छोटी प्रोडक्ट है, जो आम खाने पीने की प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पर सर्फ है, आप सर्फ प्रोड्यूस कर रहे हो नया भाई मार्केट में और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आप कैसे घुसोगे मार्केट में? छोटी प्राइस पे घुसोगे, फिर आप प्राइस बड़ी करोगे, ठीक है जी। एक होता है सर मार्केट पेनिट्रेशन, छोटी प्राइस पे घुसना, फिर बाद में जो है प्राइस को बड़ा करना। एक होता है मार्केट स्किमिंग, अब आपको एग्जाम में प्रोडक्ट्स देगा वो, बताएं इसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बेहतर है, ठीक है जी। आपको प्राइस बड़ी रख के फिर छोटी पे आना है, छोटी रख के फिर बड़ी पे आना है, अब इसके लिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा दिस इज मैनेजेरियल एनालिसिस, ठीक है जी, फोकस इज ऑन एनालिसिस, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास सर जो दूसरा एरिया आता है ना, ये है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट का। ये 30 से 40 नंबर का एरिया है और इसमें 5 पार्ट्स हैं, पहले 6 हुआ करते थे, अब 5 है, ठीक है जी। छठा पार्ट हटा दिया है, वो उसमें मैथ स्टैट्स हुआ करता था, वो हट गया, ठीक है। ये 40 नंबर का एरिया है सर। ये है क्या सर WACC CAPM, ये दवाइयों के नाम है? नहीं सर, सर ये भी हम पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। दिस इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये भी मैं बता नहीं सकता जब तक पढ़ा ना दूं। बिजनेस रिस्क, ठीक है जी। फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेक्स जो है वो फॉरेन एक्सचेंज को कहते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, अच्छा जी। IS 21 नहीं है भाई, बियॉन्ड IS 21, दिस इज फार बियॉन्ड IS 21। सर इससे कितने सवाल आते हैं भाई? एक सवाल इससे आता है इन दोनों से मिला के, और एक सवाल सर इन दोनों से मिला के आता है। अच्छा, इन दोनों से मिला के मतलब या इससे आएगा या इससे आएगा। सर अब तक कितनी अटैम्प में फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट आया, कितनी अटैम्प में इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट आया? पहली अटैम्प में आया फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट, तो मैंने कहा जी अगली अटैम्प में इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होगा, दूसरे अटैम्प में भी फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट आ गया। तो हमने कहा तीसरी अटैम्प में इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होगा, तीसरे अटैम्प में भी फॉरेक्स आ गया। फिर हमने कहा चौथी अटैम्प में तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। उसने एक फॉरेक्स और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के बीच में एक हिस्सा है कमोडिटी रिस्क मैनेजमेंट, वो उठा के पूछ लिया, ठीक है जी। अब मेरा दिल नहीं कर रहा है ये बोलने के लिए कि इस दफ़ा इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। शायद आए शायद ना आए, ठीक है जी। लेकिन तकरीबन 11 नंबर के सवाल यहाँ से आए हैं और तकरीबन कोई 12 नंबर का सवाल यहाँ से आए, तो 23 मार्क्स यहाँ से टेस्ट हुए हैं और बाकी MCQs में तकरीबन 6-7 नंबर यहाँ से टेस्ट हुए, तकरीबन 30 के करीब नंबर यहाँ से पूरे किए एग्जामिनर ने, ठीक है। बड़े हमारे दोस्त सर, फिर हमारे पास ये 3 टॉपिक का 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं, आजा भाई सर। इन तीन टॉपिक्स के सर 25 से 35 नंबर हैं, कितने? अच्छा, जो पिछले वाले 5 टॉपिक थे ना, उसमें एक थ्योरी का पार्ट भी ऐड कर लें, लिख लें उसके ऊपर, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, वो थ्योरी है। वैसे वैक के अंदर हम उसको कवर कर लेते हैं, वैक की थ्योरी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आती है, ठीक है, लेकिन उसमें नाम आप और भी डाल दें, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पिछले वाले में। है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है। इन 3 एरिया से 25 से 35 नंबर आने हैं। लास्ट टाइम सर 15 नंबर यहाँ से आए, 15 नंबर यहाँ से आए, सॉरी 15 नंबर यहाँ से आए, ये टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। 15 और 15 जो है वो 30 मार्क्स यहाँ से टेस्ट हुए हैं, ठीक है जी। आमतौर पर इससे 2 ही सवाल आते हैं, तो लास्ट टाइम आ चुका है बजटिंग और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, तो अगली दफ़ा शायद ये दोबारा आ जाए, ठीक है जी। कहने का मकसद है इसमें छोड़ने के लिए % सिलेबस वो हर अटेम्प्ट में टेस्ट कर रहा होता है, ठीक है जी।
देखो अभी तक आई कैप के एग्जामिनर ने ना एक काम नहीं किया जो कोई वहीद नहीं है कि डाउन द लाइन किसी भी अटेम्प्ट में शुरू हो जाएगा। वो पता क्या है कि एक प्रैक्टिकल पार्ट वो पूछे और उससे रिलेटेड थ्योरी का पार्ट बी में आ रहा हो। अभी तक जो उसने प्रैक्टिकल और थ्योरी पूछी है ना, प्रैक्टिकल बिल्कुल अलग चैप्टर से पूछे और थ्योरी बिल्कुल अलग चैप्टर से पूछी है। अभी तक उसने बहुत तमीज़ और जिसको कहते हैं ना कि आसान पर्चे बनाए, ठीक है जी। लेकिन ये किसी भी एक अटैम्प्ट में एक सवाल वो पहली दफ़ा वो झटका देता है, तैयार हो जाओ बेटा, 5 नंबर दे दिए, उसी सवाल के नीचे जो है ना वो आपसे कह देगा कि जी इसके पॉलिटिकल रिस्क फैक्टर्स बताएं, ठीक है जी। सवाल पूरा एनपीवी का दे देगा, नीचे लिख देगा जी पॉलिटिकल रिस्क फैक्टर इसी कंपनी के बताएं जो आपने ऊपर किया। तो थ्योरी का पार्ट, और अभी तक तो बाकायदा डेजिग्नेटेड पार्ट्स हैं पेपर में, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है जी। पार्ट ए पार्ट बी डेजिग्नेटेड हैं, एक पार्ट में मुकम्मल थ्योरी है, एक पार्ट में मुकम्मल प्रैक्टिकल है। लास्ट अटेम्प्ट से पहले तक, ये लास्ट अटेम्प्ट जो गुजरी है ना, इससे एक अटेम्प्ट पीछे और चले जाए। 2 अटेम्प्ट्स ऐसी आई कैप में पिछली 2 अटेम्प्ट्स को छोड़ के ऐसा था कि आधा पेपर आपको एक कॉपी में करना होता था और आधा पेपर आपको एक कॉपी में करना होता था। लेकिन अब उन्होंने लास्ट 2 अटेम्प्ट से कहा यार ये एक बहुत बड़ा लूप होल है एग्जाम सिस्टम में। ये सबको पता है कि यार अब इस चैप्टर से थ्योरी आएगी, इस चैप्टर से प्रैक्टिकल ही आएगा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो लास्ट टाइम ये किया कि उन्होंने कहा जी पेपर एक ही कॉपी में आपने दोनों हिस्से सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि अब कॉपी इलेक्ट्रॉनिकली टेस्ट हो रही है, चेक हो रही है, तो फिर अब मेरे ख्याल में चीज़ें मैनेज करना उनके लिए भी आसान है। आपको पता ना आपकी कॉपी इलेक्ट्रॉनिकली चेक होती है। इलेक्ट्रॉनिकली चेक होने का मतलब ये बंदा ही चेक करता है लेकिन कॉपी पे चेक नहीं करता। उससे क्या फ़ायदा क्या है? चलो एज्यूम करो एग्जाम का सवाल, फ़ायदा क्या उससे? सोचो ना क्या फ़ायदा है। वाह वाह जी वाह। सिस्टम 1 रुपए की एडिटिंग नहीं, उसी आखिरी लाइन जो उस कॉपी में डाली गई है ना वो आप नहीं डाली है, एग्जामिनर आपको हेल्प नहीं कर सकता। अब ये एक रिस्क है, आप इसी तरह के सवाल होते हैं पेपर में कि कंपनी ने ये किया, बताएं इससे कौन सा रिस्क मिटिगेट हो रहा है, इससे बताएं क्या चीज़ चेंज हो रही है, ठीक है जी। तो ज़रा डिस्कशन में है कि शायद ये रूल जो है ना वो रिवर्स हो जाए, ठीक है। और इस डिस्कशन का मतलब ये है कि यार मैंने और कुछ और जो रिस्पेक्टेबल टीचर्स हैं कराची से हैं, कुछ लाहौर से हैं, उन्होंने मिलकर एक आई कैप को जो है वो रिक्वेस्ट की है और आई कैप वाले इतने कंसिडरेट हैं कि उन्होंने इसको मतलब कहा है कि हम इसको डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे इसमें पॉसिबिलिटीज़ की। हमने उनको सजेस्ट ये किया है कि पेपर के पास होने की कंडीशन ना रखें, पेपर के अटैम्प्ट करने की कंडीशन रख दें कि आपने CMA का पेपर अटैम्प्ट किया हो बिफोर अटैम्प्टिंग MFA, FAR 1 का पेपर आपने अटैम्प्ट किया हो बिफोर अटैम्प्टिंग FAR 2, ठीक है जी। तो ये आप गुजारिश है कि कर दें, ठीक है जी। तो इसमें अल्लाह का शुक्र है कि वो सजेशन जो है ना वो डिस्कशन के लिए ऑप्ट कर ली गई है कि हम इस पर डिस्कशन करेंगे और देन फिर जो होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि यार दे वर ओपन इनफ कि उन्होंने इस चीज़ को जो है वो डिस्कशन के लिए जो है वो एक्सेप्ट कर लिया और इंशाल्लाह थोड़े से टाइम में उस पर देखिए क्या ओपिनियन आता है। लेकिन ये कि दे वर ओपन इनफ कि उनको हमने कहा जी इसमें बेहतरी आ सकती है तो उन्होंने कंसिडर किया। हो जाता है तो कोई मसले वाली बात नहीं, इन केस नहीं होता 2 ऑप्शन है, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है जी। कुछ पढ़ लेते हैं, सर फिर फीस फंस जाएगी ना। देखो यार मेरे इदारे में एटलीस्ट ये चीज़ नहीं है, ठीक है। मेरे इदारे में अगर आप एक चीज़ में रह गए, आपने कहा यार मैं तो फ़ीस भर दी, अब क्या करें जी, तो भैया आप रिफ़ंड ले सकते हो। आम तौर पे हम रिफ़ंड पे जो है वो रिज़ल्ट के बाद कोई 30-35% काटते हैं। मैं इंश्योर करूँगा कि FAR 2 और MFA पे मैक्सिमम कटौती को 15% की हो। सर वो क्यों? वो इसलिए कि बेटा 2 महीना आपको पढ़ाया भी है, ठीक है जी। तो कोई 10-15% की कटौती पे मेरा नहीं ख्याल है किसी को मसला होना चाहिए। दूसरी बात, सर व्हाट इफ कि मैं फ्रीज़ करा दूँ और मैं अगली अटैम्प्ट में पेपर दूँ। हाँ आप फ्रीज़ करा लें, आप अगली अटैम्प्ट में हमने फ़ी कर देनी है सर 34-35 हज़ार, मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन आपसे कोई एडिशनल फ़ी नहीं ली जाएगी क्योंकि आप लास्ट टाइम एनरोल्ड हैं। सर अगर मैं अगली दफ़ा भी मेरे साथ ऐसे ही सीन हो हैं, फिर भी मैं 2 महीने पढ़ के फिर मुझे वापस जाना पड़े तो फिर वापस चले जाना। अच्छा मतलब 2 दफ़ा फ्रीज हो सकती है। सर अगर मैं फिर आया, आपको तो पता है सर आई कैप का क्या भरोसा सर, तो अगर मैं फिर रह गया भाई आप फिर आ जाना। क्या कह रहे हो? अच्छा माशाल्लाह रिजल्ट चेक करें जी। पहली अटैम्प्ट का सबसे आसान पेपर 37% रिजल्ट, दूसरी अटैम्प्ट में स्लाइटली मुश्किल किया उन्होंने 46% रिजल्ट, उसके बाद वाली अटैम्प्ट में थोड़ा सा और टफ किया पेपर 50% रिजल्ट। इस दफ़ा पेपर रीजनेबली टफ आया था,
ऐसा था कि जिसने नहीं तैयारी की वो फंसा है बीच में, ठीक है जी। अच्छा, मैं सबको काउंट करा रहा था, प्रैक्टिकल अच्छा करना है, प्रैक्टिकल अच्छा करना है, सब प्रैक्टिकल में, थ्योरी में पता नहीं क्या होगा, थ्योरी सब अच्छी करके आ गया, बगैर प्रैक्टिकल बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है जी। तो मेरा अपना ऐसा वहांच है कि मेरा अपना ख्याल है कि सर रिजल्ट 35 से 40 के बीच में रहना चाहिए, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड रिजल्ट। अच्छा, इस पेपर का सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? एक बंदा है जो एक साइड पे बहुत स्ट्रांग है, थ्योरी उसकी थोड़ी सी हल्की है, लेकिन प्रैक्टिकल साइड पे बहुत स्ट्रांग है, थ्योरी में 10 नंबर भी लेगा पास हो जाएगा, ठीक है। एक बंदे का थ्योरी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है जी, प्रैक्टिकल साइड उसका वीक है, उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो फंसेगा बीच में। प्रैक्टिकल साइड पे आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। 55 मार्क्स का एरिया प्रैक्टिकल आता है, ठीक है जी। 35 नंबर के करीब जो है वो आपके पास वो आते हैं, आपका अल्लाह वाला करे थ्योरी का पार्ट आता है, और 10 से 15 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। तो आसानी से पेपर निकाला जा सकता है अगर आपने एक रीज़नेबल तैयारी की हुई है, ठीक है जी। अच्छा जी, सर डूज एंड डोंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सर खुदा के वास्ते जब मैं आपको एक चीज़ पढ़ाऊँ ना, आप मेरे अब्बा जी मत बनना कि तो किताब में आधे पेज का लिखा है, आपने इस पर तीसरी क्लास ले ली है सर। फिर जब पेपर सवाल आता है ना एग्ज़ाम का, तो फिर लोग कहते हैं हाँ यार ये इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होता तो हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते, ठीक है जी। हाँ, आपका कंसर्न पता क्या होना चाहिए? किताब में 8 पेजेस हैं, आपने 8 सेकंड में निकाल दिया या 10 मिनट में निकाल दिया, ये आपने ज़्यादती की। हाँ, ये इस पर मैं जुर्मदार हूँ, इस पर मैं मुजरिम हूँ आपका, ठीक है जी, कि यार आपने एक चीज़ पढ़ाई नहीं, ऑल टुगेदर छोड़ ही दी, इस पर मुजरिम हूँ, ठीक है जी। फिर लैक ऑफ कनेक्टेड प्रैक्टिस, सर इस पर प्रैक्टिस के लिए बहुत कम मटेरियल अवेलेबल है। आई कैप की टोटल किताब में 40 सवाल नहीं है। आई कैप की पूरी किताब उठाओगे, सबसे पथेटिक किताब अगर कोई ड्राफ्ट की है ना तो वो एमएफए की उसका रीज़न है। एमएफए की किताब की मिसाल वो पान होता है ना, ये पान का पत्ता रखा, ये गुलकंद डाला, ये डाला, ये डाला और लपेट के आपके, तो इन्होंने उठाया जी एक पत्ता, उसमें डाल दिया बीएम का थोड़ा सा पोर्शन, ठीक है जी। उन्होंने कहा बीएम का पोर्शन डालने के लिए बीएम की स्टडी टैक्स ले लेंगे सीए फाइनल की, क्यों नया काम करें। उन्होंने वहाँ से उठाया, फिर इनको याद आया कुछ पार्ट बीएफडी से निकलता है, तो उन्होंने बीएफडी की स्टडी टैक्स में से कुछ उठा लिया। फिर इनको कहा कुछ क्यूटी की जो है वो स्टडी टैक्स से निकलता है, उन्होंने वहाँ से उठा के जमा कर लिया। इन्होंने कहा यार ये तो सब जमा हो गया है, सवाल तो इसका फुल हाई लेवल के हैं, कुछ सीए फाइनल का है, कोई दूसरे भी पेपर सीए फाइनल का है। उन्होंने कहा काम करो सवाल निकाल दो, सवाल निकाल दिया और पान आपको दे दिया। अब बच्चे चिल्ला रहे हैं अभी सवाल किधर है, सवाल किधर है। फिर उन्होंने क्या किया, वही सवाल जो सीए फाइनल के हैं वो एक एडेंडम में डाल के दे दिए कि यार ये ले लो। अब बच्चा कह रहा है यार पेपर के सवाल बिल्कुल ही अलग हैं, किताब के सवाल बिल्कुल ही अलग है, कहाँ से तैयारी करें। तो ये प्रॉब्लम रहती है, ये प्रॉब्लम रहती है इसके अंदर। लेकिन इसके बावजूद जो बंदा किताब नहीं पढ़ेगा 15 नंबर लूज़ करेगा। आई कैप की किताब, दो मेरी अपनी किताब है जो शायद आई कैप की किताब ज़्यादा बिकती है, लेकिन इसके उसमें है एमसीक्यूज़। मैंने आपको बताया अभी FAR 1 का वो क्लास लेते हुए कि FAR 1 के सारे एमसीक्यूज़ किताब में से थे, और ऐसे थे कुछ वर्डिंग्स कॉपी हुई थी। MFA में तो उसने लूटी मचा दी ना। MFA का तो MCQ लिखा हुआ जी, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आर फलां फलां टेक्नोलॉजीज, ठीक है जी, और नीचे दिया हुआ जी ये बात सही है, ये बात गलत है। 2 सेंटेंस उसने लिखे थे, दोनों सेंटेंसेस में से रत्ती बराबर की अंग्रेजी तब्दील किए बगैर उस बंदे ने उठा के एमसीक्यूज पूछ लिए। अब इसका मतलब है भैया कि किताब की वर्डिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो आपने वर्डिंग्स तरीके से देखनी है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो उससे आपके निकलेंगे एमसीक्यूज, ठीक है जी, ये दिमाग में रखिएगा। सर आपकी किताब फिर क्यों भाई, मेरी किताब आपको इसलिए लेनी है, लाजमी लेनी है, और पुरानी किताब नहीं चलेगी, ठीक है, ये मैं आपको आज बता दूं, मैं उसमें बड़ी चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है जी। पुरानी किताब आप नहीं चलाओगे, पुरानी किताब में गलतियाँ भी हैं और पुरानी किताब में चीज़ें बहुत चेंज करनी है, ठीक है। तो आपको लेनी है नई किताब। सर नई किताब कितने, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है किताब के, जो उससे आप मंगवा लें, क्या नाम है उसका, वहीद बुक वाले से। सर उससे हाथ भी नहीं लगाना, क्यों, गुमराह हो जाओगे, इतना आसान लिखा हुआ है उसके अंदर, आपको लगेगा सर अहमद बहुत मुश्किल पढ़ा रहे हैं, ये किताब में आसान है, वो फिर आएगा प्रॉब्लम। फिर आप लोग पास पेपर उठाते हो, शुरू के 3 अटैम्प्ट के पास पेपर्स भी बहुत आसान है, उसने लास्ट अटैम्प्ट में तो तरीके से पेपर पूछा है कोई, वो आप देखते नहीं हो। फिर आप कहोगे यार ये भी आसान, वो भी आसान, ये पता नहीं क्यों इतना मुश्किल पढ़ा रहा है, इसको शायद पैसे बनाने हैं, ये फील कराना है कि भाई मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। देखो मैं फिर एक बात बता दूं, मैंने पिछले 3 अटैम्प्ट में भी
काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पढ़ाई जो कि नहीं थी कोर्स में। लास्ट अटैम्प्ट का तो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैं हल्फी आपको बता रहा हूँ, मैंने आई गैप के एग्ज़ाम वालों को फ़ोन किया, एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में, कि यार जब तुम लोग प्रोजेक्ट में चीज़ें चेंज करते हो उससे डिविडेंड पे फ़र्क आता है, आपका एग्जामिनर क्यों अज्यूम करता है कि डिविडेंड कांस्टेंट है? यानी एक नया प्रोजेक्ट हासिल करने के बाद, एक नया स्कूल खोल लिया हमने, डिविडेंड आज भी उतना ही दे रहे हैं। तो मैंने कहा ये एजम्पशन सही नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा, ये लो जी इस पेपर में सवाल आ गया सवाल। अब हमारी तो आदत है डिविडेंड कांस्टेंट रखने की, उसमें चेंज हो रहा है डिविडेंड, तो फंसे लोग उसके अंदर। ठीक है जी, तो मैं इसलिए आपको कहूँगा कि पढ़ाना मेरा काम है। ठीक है जी, वो कहते हैं ना अब्बा को जो है वो घर चलाना ना सिखाएं। ठीक है जी, अच्छे अल्फाजों में। ठीक है जी, तो आपने वो मेरे पे छोड़ देना। ठीक है, अच्छा जी, फिर फंक्शंस का रट्टा मारना। अच्छा, कोई फंक्शंस हैं भाई इसके इस पूरे उसके अंदर, कोर्स के अंदर कोई 50 के करीब फार्मूला है। ठीक है जी, कॉस्टिंग टाइप की चीज़ है, यहाँ पे भी फार्मूला है ठीक ठाक। ठीक है जी, नहीं मैं आपको बता दूं, आप ऐसा एक फार्मूला सीखोगे, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू कोरिलेशन ऑफ ए एंड बी इंटू आप सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए इंटू कोरिलेशन ए एंड बी। तो आप इस तरीके से चीज़ें देखोगे, आपको थोड़े चक्कर आएंगे। ठीक है जी, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं कोर्स में। ठीक है जी, और फिर हम कहेंगे यार इतना बड़ा फंक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बीटा होता है फिर एक अल्फ़ा होता है। ठीक है जी, तो इस तरह के साइंस आएंगे, आप थोड़े परेशान होगे, लेकिन इसका रट्टा नहीं मारना। ये आप सब इतनी दफ़ा काम करोगे समझ आ जाएगा हमने करना क्या है। ठीक है, फिर जी कनेक्टिंग थ्योरी विद प्रैक्टिस, ये एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक टेस्ट नहीं हुई, हमने इसलिए ऐड किया इसके अंदर क्योंकि मैं अब थोड़ा सा कोशिश ये करूँगा कि एक प्रैक्टिकल सवाल के नीचे एक थ्योरी का कंटेंट डालूंगा। लेकिन मैं अभी इस पोजीशन में नहीं होऊंगा क्योंकि मैं आपको इस तरह पढ़ाऊंगा कि 2 चैप्टर प्रैक्टिकल, फिर 2 चैप्टर थ्योरी, फिर 2 चैप्टर प्रैक्टिकल, फिर 2 चैप्टर थ्योरी। ठीक है जी, तो मैं ऐसे लेके चल रहूँगा। तो अल्टीमेटली जब हमारा ये सारा मामला ख़त्म होगा, देन वी विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन कि हम प्रैक्टिकल और थ्योरी के सवाल क्या करें, मिला के देख लें। मैं फिर आपको बता दूँ आज कि अगर आपने सिर्फ मेरी क्लासेस ली तो आपके पास होने के चांसेस सिर्फ 25% है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने मेरी क्लासेस ली तो आपके पास होने के चांसेस कितने भैया, सिर्फ 25% है। ठीक है जी, सिर्फ 25% है। तो सर फिर क्यों इतना लोगों ने शोर डाला होता है कि आपसे, बेटा मैं आपको दूंगा होमवर्क्स। ठीक है जी, एमएफए के हर चैप्टर में 12-15 होमवर्क्स आपको दूंगा घर से करने के लिए। अगर वो आपने कर लिए, मैं आज आपको एक चीज़ की रीजनेबल अश्योरेंस नहीं, मैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे रहा हूँ। समझते हो ना रीजनेबल अश्योरेंस क्या होती है? 80-90% चांस, एब्सोल्यूट का मतलब है 100% चांस। मैं आपको कह रहा हूँ अगर आपने होमवर्क ढंग से कर लिया ना, इंडिपेंडेंटली कर लिया, उठाए खुद, अटैम्प्ट किए, फंसे, सही किया उसको, समझ लिया उसको, मैं आपको टोटल होमवर्क में सर 100 के करीब क्वेश्चंस दूंगा पूरे कोर्स में, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के। और वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मुश्किल होंगे, टफ होंगे। अगर आपने 100 सवाल कर लिए ना रिलीजियसली, तो मैं आपको बताऊं ये 75% यहाँ से आएगा। हाँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि जी इसमें आपका क्या रोल है, अगर 25% पास कराने में आपका किरदार है, सर ये 100 सवाल बनाना जो है ना, ये मेरा काम है। नहीं, मैं आपको ऐसे बना के दूंगा कि मैं आपको बहुत सारे सवालात ऐसे होंगे, एक सवाल करोगे, आज तक जितने पास पेपर्स हैं सब उसमें कवर हो जाएंगे। टोटल हैं ही 4। लास्ट टाइम एक बच्चे ने मुझे कहा सर आपने पास पेपर नहीं कराया बैक में। ठीक है, 3 ही कराए। मैंने कहा बेटा चौथा आ जाएगा तो वो भी करा दूंगा। अभी आए 3 हैं, तो पहले अटैम्प्ट में एक बंदा लड़ गया था, पास पेपर नहीं करा रहे हो तुम। ठीक है ना, मैं उसको क्या बोलता। तो हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए ना चीज़ें बहुत लिमिटेड हैं, तो हमें खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। और वो क्रिएट करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उसको सॉल्व ना करो, आप उसको अटेम्प्ट ना करो, सॉल्व ना करो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हमारा एक दोस्त था, वो हमारे साथ पढ़ता था इंटर में। तो इंटर में मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ा, उसके नोट्स पकड़े, याद कर लिए भाई। अच्छा, वो कभी जा रहे नूर कोचिंग के नोट्स, फलाना कॉलेजेट के नोट्स, ये नोट्स, वो नोट्स, पलंदे उसके हाथ में। मैं कह रहा था यार ये मारेगा कोई पोजीशन 52%। मैंने कहा ये क्यों? उसने कहा खाली जमा किए, पढ़ने का टाइम नहीं बचा। ठीक है ना, तो यही वाला काम नहीं करना। कि ये हुआ किसी के साथ है? हर कोचिंग सेंटर आप जब कैफ पास कर लिया उसके 2 साल बाद आपको पहला अटैम्प्ट दिया जाने देता था। अब तो खैर 1 साल हो गया, तो 2 साल में आपके पास टाइम बहुत होता है। तो हम BM की तैयारी करने के लिए मैं उर्दू बाज़ार पहुंचा और MBA में जितनी BM की किताबें पढ़ानी होती थी वो सब उठा ली।
भाई मैं तरीके से BM का पेपर दूंगा, मेरिट मारूंगा, गोल्ड मेडल मारूंगा उसमें, ठीक है जी। थोड़ा टाइम गुजरा, वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है, ठीक है जी। अटेम्प्ट के करीब आ गया, मैंने कहा स्टडी टेक्स्ट ही पढ़ ले, इंसान का बच्चा बन जा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो मैंने खाली स्टडी टेक्स्ट पढ़ना शुरू किया, एंड में वो भी बड़ी मुश्किल से कंप्लीट हुआ, एक एक लाइन रीड करके आगे। पेपर में यकीन करो 30 नंबर के सवालों में खुद ऑथर बना हुआ था, ठीक है जी। फॉरेन ऑथर, लोकल ऑथर छोड़ के मैं खुद ऑथर बना हुआ था। तो अब है ऐसा, तो आपको मैं फिर एक बात बता दूं, ये 100 सवाल अगर मैं आपको दे दूं और आप मेरे उस दोस्त की तरह नोट्स जमा करके साइड पे रख दो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है जी। आप मुझे ये कमिटमेंट दे दो, ये 100 सवाल आप सॉल्व करोगे। मीन रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं थे, आलमों के लिए रहमत थे वो, ऐसा। लेकिन उनके मुंह से भी जो है वो एक दफ़ा मिंबर पे चढ़ते हुए आमीन निकला, दूसरी दफ़ा आमीन निकला मुंह से, तीसरी दफ़ा आमीन निकला। साहबा ने पूछा कि आप आमीन क्यों पढ़ रहे हैं रसूलुल्लाह? उन्होंने कहा मेरे पास है जिब्राइल, उन्होंने 3 लोगों को बदुआ दी और मैंने उस पर आमीन कहा। उसमें से एक शख्स ऐसा था कि जिसके माँ बाप हों, बूढ़े हों, और वो उनकी नाफरमानी करे और उसके चक्कर में जन्नत ना हासिल करे, तो उस पर लानत फरमाई अल्लाह और तबाह होने की बदुआ की है। और अल्लाह के नबी ने उस पर क्या कहा है? आमीन। अल्लाह हमारे जैसों की दुआएं कबूल कर लेता है, तो अल्लाह के नबी की बदुआ क्यों कबूल नहीं करेगा? है तुम सोचो कितने बड़े पाए के जो है वो कि बदुआ गई है, उस पर आमीन गया है। फ़रिश्तों के सबसे अफजल फ़रिश्ते ने, अल्लाह की सारी मखलूक के सबसे अफजल बंदे ने उस पर आमीन कहा है। तो आप सोच लेंगे क्या हाल होगा। होते हैं ऐसे बदबख्त, उनकी मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा। बाकियों का मैं कह रहा हूँ कि सर जिसके साथ माँ बाप की दुआ नहीं भी है ना, खाली घूम रहा है वो, तभी वो पास हो जाएगा, टेंशन नहीं। अच्छा जी सर, ये एक ऐसी फजूल हमने बनाया कि सर मैं एफर्ट करूँगा, फिर ये आप एफर्ट करोगे, तो इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने अपनी चीज़ के लिए छोटी बोतल भरी है, छोटी। अच्छा जी, हैं क्या चीज़, क्या कह रहा हूँ? देखो पानी कम है लेकिन मुंह तक भरा है उसने, ये देखने वाली बात है। अच्छा जी, ये सारा आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप पे डिपेंड करने का मतलब ये है कि अगर आपको थोड़ा सा पुश चाहिए, आप वैसे नहीं घर में पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ा जाता आपसे, तो बंदा फिजिकल क्लासेस लेता है। लेकिन आप लोग लेते नहीं हो फिजिकल क्लास, एंड में 3-4 ही बंदे रह जाते हैं, लेते नहीं हो आप लोग फिजिकल क्लास। अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम ना लास्ट टाइम इनफैक्ट MFA का प्रीमियम लेक्चर बनाना शुरू किया था। ये एक बैच में तो कंप्लीट नहीं होता। हमने लास्ट टाइम जब बनाना शुरू किया है इन लेक्चर्स को, तो पहले अटैम्प्ट में हमने कोई 25% चीज़ें कवर की, क्योंकि जो प्रीमियम लेक्चर हम बनाते हैं सर, उसमें 3.5 घंटे लगाने के बाद ना 1 घंटे का लेक्चर डेवलप हो पाता, ठीक है जी। क्योंकि आपने सर बार बार आपको नाप तोल के बोलना पड़ता है कि यार कम से कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हो जाए। तो फिर अगली अटैम्प्ट में हमने फिर उसको मज़ीद थोड़ा सा पॉलिश किया, ठीक है जी। तो इन दोनों अटैम्प्ट्स में हमारा मेन फोकस ये होता था कि हम बच्चे को कहते हैं तुम लाइव क्लास लो या रिकॉर्डेड क्लास लो, प्रीमियम एक एडिशनल प्रोडक्ट है। इस बैच में चूँकि हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट इतना मैच्योर हो चुका है, उसमें चीज़ें सारी डल चुकी हैं, उसके अंदर काफ़ी सारा काम हो चुका है और कोई 20% के करीब काम रहता है, तो वी विल बी इन वेरी बेस्ट पोजीशन कि हम उसमें 100% कोर्स विद ऑल प्रैक्टिस वो सारा आपको दे सकें। लेकिन अगर कोई बंदा कहे कि नहीं मुझे लाइव क्लास लेनी है, मैं लाइव आपको पढ़ाता रहूँगा विद द कंडीशन, वो कंडीशन ये है कि मुझे फिजिकल क्लास में कम से कम 5 बच्चा चाहिए। कितना बच्चा चाहिए? 5 बच्चा, और ऑनलाइन मिला के 10 हो जाने चाहिए। लास्ट टाइम शर्मिंदगी का मकाम ये कि 1700 प्लस स्टूडेंट्स थे मेरे पास MFA में, ठीक है। और माशाल्लाह MFA में आखिर तक ऑनलाइन में आते थे 15 बच्चा 16 बच्चा आखिर तक आ रहा था, ठीक है जी। और फिर उसके बाद मेरा मूड ही ऑफ हो गया, क्योंकि एक तो जुम्मे को आते नहीं हो तुम लोग, जुम्मे के दिन छुट्टी, जुम्मे के दिन पता नहीं तुम लोगों को क्या मसला है, क्या तुम लोगों को नहाना धोना ऐसा क्या पड़ता है कि पूरा टाइम आपको चाहिए होता है। अच्छा, जो जुम्मे से पहले हैं वो भी नहीं आते, हरामखोर जिनकी जुम्मे के बाद क्लास है वो भी नहीं आते, ठीक है जी। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि यार एक काम हम ये कर लेते हैं कि भाई मैं इनको दे देता हूँ प्रीमियम लेक्चर्स। तो लास्ट टाइम थोड़ा सा ये भी हुआ कि हमने प्रीमियम लेक्चर्स दिया, लेकिन अगेन मुझे खुद भी कैलकुलेशन में इतनी बड़ी मिस्टेक थी कि अंदाज़ा ही नहीं था कि यार इतना लंबा टाइम लगेगा इसको बनाने में,
खैर करते 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 हमने उसको कंप्लीट तो कर दिया, बच्चों का अल्लाह का शुक्र है पेपर भी हो गया। इस अटैम्प्ट में हम बहुत अच्छी पोजीशन में कि हम उसको तरीके से दे सकें। तो जो बंदा घर में बैठ के पढ़ सकता है, बेहतरीन प्रोडक्ट है कि वो प्रीमियम से पढ़े। लेकिन अगर एक बंदा कह रहा है कि नहीं मैं क्लास में आके पढ़ूंगा, मेरा वादा मैं उस दिन तक यहाँ लाइव पढ़ाता रहूँगा जब तक ऑनलाइन और रिकॉर्डेड ऑनलाइन और फिजिकल टोटल 10 नंबर होना चाहिए। 10 का नंबर टोटल होगा, मैं उस दिन तक आपको पढ़ाऊंगा फिजिकल। अब एक बंदा कह रहा है सर इसमें मेरा क्या कसूर, तो ऐसे कितने लोग सोच रहे हैं कि सर इसमें मेरा क्या कसूर। तो 5 तो तुम लोग ही हो गए, ठीक है। अब तुम लोग में से किसी ने छुट्टी की ना तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है जी। अब आप लोगों ने आना हर हाल में, ठीक है। उसकी वजह ये यार देखो, मैं पता क्या सोचता हूँ, मैं लास्ट टाइम ऐसी चीज़ सोची कि यार अगर मैं यहाँ भी मेहनत करूँ, घर जाके प्रीमियम लेक्चर भी बनाऊँ, ये 5 बच्चे सुने, वो 1695 सुने, तो फिर हमने एंड में आके किया ये कि कुछ चैप्टर्स मैंने कहा भाई मैं आपको प्रीमियम में दे रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरा प्रीमियम बना हुआ है, इस दफ़ा प्रीमियम को सिर्फ पॉलिश करना है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं लाइव पढ़ाऊँ, लेकिन आप भी चाहो ना कि लाइव पढ़ो, ठीक है जी। आगे बढ़े जनाब। सबसे पहले तो हम कवर करने जा रहे हैं पहला चैप्टर, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है जी। ये वैक का चैप्टर है, ये हम कवर करने जा रहे हैं। सर इस चैप्टर में गौर से सुनिएगा दोस्त, 4 अटेम्प्ट सुनिए, चारों में सवाल आए। एक अटेम्प्ट भी ऐसी नहीं गुजरी जिसमें ये टेस्ट ना हुआ, ये टेस्ट ना हो, एक भी अटेम्प्ट ऐसी नहीं आई है, ठीक है। तो लगातार चारों अटेम्प्ट्स में इस पर क्वेश्चन आए। लेटली 11 नंबर आए सबसे कम, और पहली अटेम्प्ट में से 10 नंबर आए थे। इसके दरमियान में सिर्फ 12-15 नंबर के लिए टेस्ट हुआ है, ठीक है जी। मेरी दुआ है ये सवाल 12 नंबर 11 नंबर का ही आए, क्योंकि एक अजीब बात है, 15 नंबर का सवाल बहुत लेंदी था और ये 11 नंबर का सवाल काफ़ी रीजनेबल था, ये विद इन बाउंड्रीज था। लेकिन जो 15 नंबर का सवाल था ना, उसमें 3-4 चीज़ें कैलकुलेट करना था, उसमें लगा टाइम लोगों को। तो मैं कहता हूँ ये 11-12 नंबर में सही है। एक सवाल मेन होता है इसके अंदर और एक बी पार्ट होता है, आराम से मैनेज हो जाता है। अच्छा जी सर, ये हमारा ये वाला टॉपिक तकरीबन 12 से 13 क्लासेस खाएगा, ठीक है जी। ये 12 से 13 क्लासेस खाएगा और प्रीमियम के अंदर मैंने इसको लास्ट उसमें 10 क्लासेस में रिकॉर्ड किया था, मैंने 4 एडिशनल क्लासेस में और डालनी है, 4 से 5 एडिशनल क्लासेस। वो इस वजह से कि लास्ट अटैम्प्ट में ICAP के एग्जामिनर ने वो एक होता है ना, नो बॉल कराने के लिए थोड़ी सी पाँव आगे जाता है। लास्ट टाइम एग्जामिनर ना आमिर वाला नो बॉल फेंका, उसने इतना पाँव आगे निकाल लिया था। तो अब देखो मेरे लिए ना ये सब्जेक्ट कमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो इंशाल्लाह दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को देख के परेशान भी होगा, हैरान भी होगा, हैं। जब पहले मैं बात कर लिया करूँ उसमें नहीं बोला करो यार, मैं भूल जाता हूँ कि मैंने बोलना क्या है। तो नहीं, मैं बता देता हूँ। तो मैं इस सब्जेक्ट के साथ वो नहीं करूँगा, मस्ती मजाक नहीं करूँगा, ठीक है। तो अगर मुझे लगता है ना कि इस अटैम्प्ट में इससे थोड़ा सा मुश्किल सवाल आ सकता है, देखो लास्ट अटैम्प्ट से पहले वो आपसे पूछता था वैक निकाल के दे दो, डाटा दिया, उसने कहा वैक क्या होता है अभी हम सीख लेंगे, निकाल। उसने लास्ट टाइम आपसे कहा कि जी कंपनी एक नया काम करने जा रही है, उससे डिविडेंड चेंज हो जाएगा, उससे ये भी चेंज हो जाएगा, काम करें, नया वैक निकालें और बताएं कंपनी ने अच्छा किया बुरा किया। अब आ गया डिसीजन मेकिंग का कंटेंट इसके अंदर, और जब डिसीजन मेकिंग का कंटेंट आ गया ना, तो अब फिर आपने इस टॉपिक को जितने टाइम में कवर करना था ना, उससे ज़्यादा टाइम लगाना है, ठीक है। आइए ज़रा सर हम देखना शुरू करते हैं वैक है क्या। सर देखिए, सबसे पहले तो बड़ी बेसिक बातें हम कर लेते हैं। ये हमें बचपन से पता है कि सर हमारे पास 3 टाइप के जो है वो बिजनेस हैं। बिजनेस वो है जो कोई भी एक्टिविटी आप प्रॉफिट कमाने के लिए अगर अंडरटेक कर रहे हैं, क्या है जनाब, ये बिजनेस है। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बिजनेस है। सर आपके अब्बा सर मिसाल के तौर पर कोई फैक्ट्री रन करते हैं और सर कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या जी, बिजनेस है, ठीक है जी। एक बंदा मिसाल के तौर पर डेंटिस्ट है, वो क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है सर लोगों को, ये भी क्या जी, बिजनेस है। कोई भी एक्टिविटी आप किसके लिए करो, बशीर फारूकी साहब बिजनेस कर रहे हैं? नहीं सर, क्यों सर? वो नॉन प्रॉफिट काम कर रहे हैं, वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। ईदी साहब क्या करते थे जी, वो वेलफेयर के लिए काम करते थे। इनकी एक्टिविटीज बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं आती, क्यों? खिदमत खल्क हो रही है सर, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, हम खिदमत खल्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें किसकी, ऐसे एक्टिविटीज जिसमें ओरिएंटेशन प्रॉफिट हो, ठीक है जी, सेंटर पॉइंट जो है वो प्रॉफिट हो, ठीक है जी। अच्छा सर, एक हमारे पास बिजनेस है सोल ट्रेडिंग बिजनेस, जिसमें एक ओनर है, वही मैनेजर भी है। मैनेजर कौन होता है? बिजनेस चलाने वाला। मैनेजर भी वही है, ओनर भी वही है, वो काम करेगा तो बिजनेस चलेगा,
वो काम नहीं करेगा तो बिजनेस नहीं चलेगा सर, वो मर जाएगा तो बिजनेस भी खत्म हो जाएगा सर, मर जाएगा उसके साथ ही बिजनेस भी खप जाएगा। ऐसा दोनों एक वक्त में नहीं ले सकते। किसकी बात? अच्छा उसकी, हाँ, दोनों लेक्चर मैं आपको एक ही फी के अंदर जो है ना पोर्टल पे डाल के दूंगा, आपकी मर्जी, आप उसको दोनों लेक्चर्स ले लो। ओनर कम मैनेजर का मतलब है ओनर और मैनेजर, ठीक है जी, गौर सुनना सर। उसके बाद दूसरे नंबर पे मेरे पास है पार्टनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप में भी सीधी सी बात है, ओनर्स हैं और उन्हीं के बलबूते पे बिजनेस चल रहा है, वही बिजनेस चलाते हैं, वही ओनर्स हैं, वही मैनेजर्स हैं, वही डिसीजन मेकर हैं। एक भी पार्टनर मरा, पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाती है, बिजनेस खत्म हो जाता है, नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है। ऐसा इन दोनों में कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस डिपेंड करती है किसके ऊपर? ओनर के जिंदा रहने के ऊपर, ओनर के काम करने के ऊपर, ओनर के जो है वो इंटरेस्ट लेने के ऊपर। ओनर नहीं तो बिजनेस नहीं, खत्म। लेकिन सर हम इन दोनों चीज़ों की ना अकाउंटिंग देखेंगे ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखेंगे, हम देखेंगे इसको, और ये समझना बहुत ज़रूरी है, इस डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो सर देखें, एक बंदा है सर जो कैपिटल लेकर आता है, पैसा लेकर आता है, उसको हम कहते हैं शेयर होल्डर। क्या कहते हैं? तो शेयर होल्डर का काम पैसे लेकर आना है सर। ये नंबर्स में हज़ारों लोग होते हैं। अब सर ये एक्सपर्ट्स नहीं होते, इनको बिजनेस चलाना नहीं आता है। एक डॉक्टर भी सर जो है वो ओजीडीसी के शेयर लेके बैठ जाता है, ऑयल एंड गैस कंपनी के शेयर्स एक डॉक्टर भी खरीदता है, ठीक है जी। एक फार्मा कंपनी के शेयर्स एक इंजीनियर भी खरीदता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सर ऑयल एंड गैस कंपनीज में भी पैसा इन्वेस्ट करता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मिसाल के तौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी पैसा इन्वेस्ट करता है। तो जब हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, पैसे दे रहे होते हैं, तो हम कौन है? ओनर हैं। तो क्या हम जाके कंपनी चलाते हैं? नहीं सर, हमारी एक्सपर्टीज नहीं है सर। तो क्या करते हैं सर, फिर हम अपॉइंट करते हैं मैनेजमेंट को। किसको? मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं, मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं। इनका काम क्या है? शेयर होल्डर की तरफ से दिए गए पैसे को सर ऐसे इन्वेस्ट करना कि शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। रिक्वायरमेंट इन व्हाट सेंस? सर ये पैसा लेकर आ रहे, कह रहा है जी मुझे 16% कमाने हैं। कितने कमाने? ये कौन कह रहा है? शेयर होल्डर कौन है? जिसने पैसे दिए। वो कह रहे हैं मुझे 16% कमाने हैं। मैनेजमेंट कहता है जी हम कमा के देंगे आपको, क्या टेंशन है। मैनेजमेंट ये पैसे आगे इन्वेस्ट कर देती है। मैनेजमेंट वो लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं, उनको पैसा कमाना आता है। मैनेजमेंट ने कमाया सर 18%, 1% ये अपनी सैलरी वैलरी ले लेंगे, बाकी क्या करेंगे सर? शेयर होल्डर को दे देंगे। शेयर होल्डर खुश रहेगा। शेयर होल्डर को अपनी रिक्वायर्ड रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मिल रहा है सर। 18 में से 1 निकले, 17 रह गए। वो 16 मांग रहा था, हम कितने दे रहे हैं? आपका रोल क्या होगा इस पूरे सेटअप में? आप कौन हो इसके अंदर? आपको एमएफए किस रोल में डाल रहा है? शेयर होल्डर या मैनेजमेंट? शेयर होल्डर या मैनेजमेंट? आपका काम क्या है? मैनेजमेंट का काम है हमारा सर। हम मैनेजमेंट होंगे, हम शेयर होल्डर से पैसा ले रहे होंगे, हम आगे इन्वेस्ट कर रहे होंगे। हमारा काम क्या होगा? 2 काम होंगे। शेयर होल्डर को कम से कम रिक्वायर्ड रिटर्न पे राजी करना, कम से कम रिक्वायर्ड रिटर्न पे राजी करना शेयर होल्डर को, और सर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश करना। अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाएं और शेयर होल्डर को कम से कम पैसे पे राजी कर लें, हम कहेंगे जनाब हमने अच्छी मैनेजमेंट की। शेयर होल्डर कह रहे हैं मुझे 16 चाहिए। हमने कहा यार इस मार्केट में 16 नहीं मिलता सर, 15 पे बात करें, 14 पे बात करें, तो मैं कुछ आपसे डीलिंग करूं। तो मुझे एक बात बताएं, मैं मिसाल दे रहा हूं। तो सर शेयर होल्डर कहता है चलो ठीक है 15। इसका मतलब है सर आपने शेयर होल्डर का रिटर्न, रिक्वायर्ड रिटर्न क्या कर दिया? कम कर दिया। अब आपने पैसा लेके किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट किया, 20% कमाए। अच्छा काम किया, बुरा काम किया? आपने सर हमेशा इन्वेस्टमेंट जहां करनी है वहां से रिटर्न ज्यादा कमाना है एज कंपेयर टू द रिक्वायर्ड रिटर्न। अब बता मेरा रोल क्या है? 2 रोल हैं सर मेरे, मैं मैनेजमेंट हूं, मेरे 2 काम है। क्या काम है? कीपिंग द रिक्वायर्ड रेट एज लो एज पॉसिबल, कीपिंग द रिक्वायर्ड रेट एंड कीप द इन्वेस्टमेंट रेट एज हाई एज पॉसिबल। ऐसा तो बताओ सर मैं अच्छे अच्छे शेयर होल्डर ढूंढूंगा जो कम कम पैसे में राजी हो जाएं, उनको हम कहेंगे जी ये हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन है। क्या जनाब? फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब कम से कम रेट में पैसे देने वाले को पकड़ो। अच्छा शेयर होल्डर नहीं होगा खाली, बैंक भी होगा, वो भी पैसे लेकर आएगा। क्या होना चाहिए मैनेजमेंट का? कम से कम सूद पे पैसे लो।
दूसरा डिसीजन क्या है जी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग डिसीजंस, ज्यादा से ज्यादा रेट पे पैसे लगाओ, प्रोजेक्ट्स में पैसे डालो, बिजनेसेस खोलो। अब बताओ जी, अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो मैनेजमेंट के सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं। फाइनेंसिंग चैलेंज क्या है, कीप द रिक्वायर्ड रेट एज लो एज पॉसिबल, ठीक है जी। इन्वेस्टिंग चैलेंज क्या है सर, ट्राई टू जनरेट एज हाई इनकम एज पॉसिबल। ये बात समझ आती है। अब हमारा आधा कोर्स वैक सीएपीएम फाइनेंसिंग डिसीजंस पे, और आधा कोर्स इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बजटिंग, ये किसके ऊपर है, इन्वेस्टिंग की चीज़ों के ऊपर है। तो हम कोर्स में दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। हम रिक्वायर्ड रेट को कम से कम रखना सीखेंगे और इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को एज हाई एज पॉसिबल करना सीखेंगे। पक्का जी? ये कॉपी करना है तो कर लें सर, इसमें कुछ भी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये कॉपी कर लें कि आपका एज मैनेजमेंट क्या रोल है। सर सवाल आ गया 3 नंबर का, ठीक है जी, मैनेजमेंट के 2 रोल। सर आपने जो है वो रिक्वायर्ड रेट को एज लो एज पॉसिबल रखना है, कीप द रिक्वायर्ड रेट एज लो एज पॉसिबल, ठीक है जी, एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है जी, इन ऑर्डर टू जनरेट एज हायर रिटर्न एज पॉसिबल, ठीक है, आप क्या लें। अच्छा जी, चलें जी, एक स्टेप आगे बढ़े दोस्त, प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखो, सुनो, एक चीज़ कहलाती है गौर से सुनना। अच्छा देखो, एक मेरी क्लास में ना, आप मस्ती मजाक करो, आई डोंट केयर, कोई मसले वाली बात नहीं है, हमारी क्लास लाइव रहनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कोई बंदा अगर ये सोचता है कि जी टीचर की एक रिस्पेक्ट होती है तो उसके सामने ये नहीं होना चाहिए, आई डोंट बिलीव इन दिस बुलशिट थ्योरी, ठीक है। मैं और आप जो है ना, वो मेरे और आप में एक छोटा सा मामूली सा फ़र्क है, वो ये है कि आप इस प्रोफेशन में मेरे से थोड़ी देर बाद आए हो, मैं पहले आया हूँ और आप थोड़े से टाइम बाद आए हो, ठीक है जी। मेरी रिस्पेक्ट मैं अपनी रिस्पेक्ट सिर्फ इतनी डिमांड करूँगा कि जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ के जाओ, ताकि जो आपने पैसे मुझे दिए वो मेरे लिए हलाल हो सके, ठीक है। मैं आपसे हरगिज़ ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि जहाँ आप मुझे मिलो अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है जी। और मैं ये भी प्रेफर नहीं करता, मैं पहले आता था क्लास में लोग खड़े हो जाते थे, ये मैंने अल्लाह के नबी की हदीस सुनी, मैं हिल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो बंदा ये एक्सपेक्ट करता है कि जब वो आए तो लोग खड़े हो जाएं तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में देख ले, और ये इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह के नबी एक दिन एक महफिल में सहाबा खड़े हो गए, तो उन्होंने सहाबा को ये कहा कि यार ये चीज़ गलत है। तो मैं आपसे ना ये वाली रिस्पेक्ट डिमांड भी नहीं करता, मुझे चाहिए भी नहीं है। रिस्पेक्ट ये कि यार जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपने सुकून से सुनना है, और जो मैं काम दूँ वो करके आना है। आप मेरी क्लास में तफरी करें, मस्ती मजाक करें, आई डोंट केयर यार, ठीक है। आपको अच्छा जवाब दे दूंगा, नहीं हुआ तो आप मुझे अच्छा जवाब दे दें, हैं, क्या टेंशन नहीं। अच्छा जी, जूम पे क्लासेस ऐसे ही हुआ करेंगी रोज़, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा क्या? पहले वाला, अच्छा पहले वाला तो बिल्कुल फारिग था यार, ये अच्छा नहीं है। अच्छा जी, अच्छा चलें, मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं जो विच इज कॉल्ड HPY। ये पहले इसका टेक्निकल नाम है, आसान नाम बता दूं, परसेंटेज रिटर्न। क्या नाम बताया मैंने? आसान। और फिर मैंने आपको दूसरा नाम बताया होल्डिंग पीरियड यील्ड, ठीक है जी। क्या चीज बेटा, ये समझना है अच्छे तरीके से। सुनो दोस्त, मैंने एक प्रोजेक्ट में 125 रुपए आज यानी ईयर 0 पे डाले। प्रोजेक्ट का क्या मतलब? मैंने मिसाल के तौर पर सर कपास की एक फसल में 125 रुपए डाल दिए। दोस्त ने कहा ज़मीन मेरे पास है, फसल भी मैं उगाऊंगा, तूने पैसे इन्वेस्ट करने। मैंने कहा सर मिलेगा क्या? उसने कहा सर कपास फसल कटेगी X% तुम्हें मिल जाएगा, डालने पैसे। मैंने डाल दिए। कितने? 1 साल बाद फसल कटी और मेरे हिस्से में पैसे आए जी 150 रुपए। कितने? कब आए पैसे? इन्वेस्ट कितने किए थे मैंने, वापसी कितने मिले? 150। बताओ सर मैंने कितना पैसा कमाया? 25 रुपए। ये जो 25 रुपए आपने कमाए ना, दिस इज कॉल्ड यील्ड। कितनी है जनाब? 25 रुपए। सॉरी, बार बार 50 क्यों लिख रहा है भाई तू? 25। अच्छा, ये कितनी इन्वेस्टमेंट पे आपको मिले?
इसको डिवाइड कर दीजिए 125 पे। तो मैं कह रहा हूं जी मैंने 125 पर 25 कमाए, ऐसा 125 पर कितना आया जी 20%। मेरा सवाल है इस 20% को कमाने पर टाइम कितना लगा? 1 साल। मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं पता है किससे? 12 महीने से, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं पता है कितने से? 12 महीनों से। वाह जी वाह। तो मैं कह रहा हूं मैंने 20% सालाना कमाए। कितने? 20% सालाना कमाए। ऐसा गौर तो सुनना, और सुनना। व्हाट इफ के मैं एक जगह पैसे इन्वेस्ट करता 125, ठीक है जी, और मुझे पैसे 1 साल बाद नहीं बल्कि 8 महीने बाद, 8 मंथ्स बाद मुझे मिलते जी 100 से 48। तो मैं कहता मैंने कितने कमाए? मैंने कमाए 23 रुपए। कितने पर कमाए? 125 पर। तो देखो परसेंटेज कितना बनता है? 18.4। क्या मैं कह सकता हूं सालाना मैंने 18.4 कमाए? नहीं 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 सर, ये साल के थोड़ी कमाए, ये 8 महीनों के कमाए। तो अगर मैं आपसे कहूं साल के निकालने तो कैसे निकालूं? 18.4 को डिवाइड करने किससे? 8 से। 8 महीनों का रिटर्न है, 8 से डिवाइड कर दें, फिर मल्टीप्लाई कर दें किससे? क्या आता है जी? ऐसा। अब बताएं सर इसमें होल्डिंग पीरियड यील्ड क्या है? ना ना ना, होल्डिंग पीरियड यील्ड है ये। और फिर ये 27 क्या है सर? दिस इज कॉल्ड एनुअलाइज्ड यील्ड। ये क्या है जनाब? एनुअलाइज्ड यील्ड। ये क्या है जनाब? आप सर पेपर में कई दफा यील्ड निकालेंगे, वो होगी कौन सी? होल्डिंग पीरियड यील्ड। 8 महीने की, 7 महीने की, जितने पीरियड आपने इन्वेस्टमेंट होल्ड की है, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? पूरे साल की यील्ड में। ऐसा। तो याद रखिएगा हम सारे रिटर्न्स को साल पे कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको पहला स्टेप सिखाया सर एमएफए के अंदर, होल्डिंग पीरियड यील्ड को कन्वर्ट करने में। किसमें? अच्छा, होल्डिंग पीरियड यील्ड कैसे निकले करेगी हमेशा? प्रॉफिट ओवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ओवर, हमने 25 रुपए कमाए 125 इन्वेस्ट करके पूरे साल में। हाँ सर पूरे साल में। फिर हम कह रहे हैं जी हमने 23 रुपए कमाए 125 रुपए इन्वेस्ट करके पूरे साल में। नहीं नहीं सर 8 महीने में। तो 8 महीने में अगर हमने 18% कमाए तो दिस इज एज गुड एज के पूरे साल में हमने कितने कमाए? 27.6%। ऐसा 27 से 60%। ये बात समझ आती है सर? अब बताएं जी होल्डिंग पीरियड यील्ड क्या है? एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, उस पर आपको रिटर्न मिला है, वो एब्सोल्यूट रिटर्न, वो कहलाएगा होल्डिंग पीरियड यील्ड, जैसे 18.4। अब बताएं जी इसके बाद मेरे पास सर एनुअलाइज रिटर्न कितना है जी? 27 ये बात भेजे में बैठती है। अब बताएं जी आइंदा के बाद मैंने सारे डिसीजन किस पे लेने हैं? एनुअलाइज यील्ड पे या होल्डिंग पीरियड यील्ड पे? एनुअलाइज यील्ड पे। तो जब भी मेरे पास सर पेपर में सवाल आएगा जिसमें मुझे यील्ड निकालना होगा, मैं 8 महीने की यील्ड निकालूंगा, 6 महीने का निकालूंगा, 4 महीने का निकालूंगा, फिर उसको क्या करूंगा मैं? कन्वर्ट करूंगा एनुअलाइज में। कन्वर्ट कैसे होगा सर? आपने उसको डिवाइड करना है जितने महीनों की वो यील्ड है, ताकि मंथली यील्ड आ सके। फिर आप उसको क्या करेंगे सर? मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 12 महीने से। ऐसा ये कर लोगे मेरे बच्चों? बड़े एक स्टेप आगे हैं जी। हमारे पास क्या टाइम हो गया? टाइम हो गया? टाइम है अभी? चलो जी 5 मिनट रह गए। टेक्निकली हम जो है वो आज हमने बस बेसिक से स्टार्ट लिया, हल्का फुल्का हमने किया। अच्छा अब मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ ये कहना है कि ग्रुप के ऊपर ना हम 2 ग्रुप्स बनाएंगे। एक ग्रुप होगा जिसके अंदर डिस्कशन ग्रुप होगा, आप चीज़ें पूछ सकते हैं, मस्ती मजाक जो आपका वो, आप 1000 दफ़ा मना करो, घंटा मना होना है तुम लोगों ने। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है ना उसको यार थोड़ा पोल्यूट नहीं करना। एक ग्रुप में रखूँगा जिसमें सिर्फ आपने सवाल पूछने, वो भी सिर्फ एजुकेशन और कोर्स से रिलेटेड, ठीक है जी, और कोई चीज़ नहीं, कोर्स से रिलेटेड सवाल पूछना है ताकि मैं उसका आपको डायरेक्ट जवाब दे सकूँ। लास्ट टाइम मैंने ग्रुप्स बनाए, माशाल्लाह जो आपने उस मेन ग्रुप में गंद किया, आपने उसी लेवल का गंद जो है वो टीचर स्टूडेंट ग्रुप में भी कर दिया। सिर्फ एमएफए वालों ने उस ग्रुप को तमीज़ से मैनेज किया था। आप उठे सुबह, आपने देखा जी 20 सवाल लगे हुए, आपने 20 को इंडिविजुअली रिस्पॉन्ड कर दिया, सब सेटल हो गया। मेन ग्रुप में भी 20 सवाल लगे होते थे, लेकिन उसके लिए आपको एक लकड़ी लेके वो कचरे हटा हटा के जो सवाल निकालना होता था ना, उसमें कुत्तों की तस्वीरें आ रही हैं, वो क्या कहते हैं उसको, वो GIFs आप जो शेयर करते हैं, वो कुत्ते सलूट कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, उसके नीचे एक सवाल आ रहा है, सर ये यील्ड कैसे निकली है, ठीक है ना।
तो अल्लाह के वास्ते इसको ज़रा सा बिल्कुल इस तरह रखना कि एक ग्रुप में बिल्कुल तरीके से प्रोफेशनल तरीके से चीज़ें रखें, और दूसरे ग्रुप में आपने जो है वो जो आपका हिसाब किताब है, आपको भी जो है ना एक वेंटिलेशन चाहिए, ठीक है जी, रूहानी वेंटिलेशन, तो वहाँ आप यूज़ करें सर। मेन ग्रुप पे आप जो है वो तरीके से चीज़ें लेके चलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह